हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने जितने भी चार्टर एक्ट थे 1773 से 1853 तक, जो एक सेंट्रलाइजेशन का फेज था, उन सभी के प्रोविज़न जो थे या डिफेक्ट थे या रीजन क्या थे, ये सब लाने के पीछे वो सारी पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज फ्रेंड्स हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर 1892 तक जो एक्ट पास हुए हैं उस सभी के प्रोविज़न और कारण देखेंगे और डिफेक्ट जो हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक गुड गवर्नेंट एक्ट भी बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे हो सकता है, तो आप सही सोच रहे हैं फ्रेंड। ये ब्रिटिश कभी गुड गवर्नेंस के प्रोविज़न नहीं लेकर आई थी, लेकिन इस एक्ट के बाद इंडिया में जितने एक पॉलिसी थी ब्रिटिश का, जो एक क्रूएल रवैया था इंडिया के प्रति, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रावधान किया जाता है। और इस एक्ट में ही ये प्रोविज़न बनाया जाता है कि जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो सब खत्म करके एक क्राउन रूल, जो ब्रिटिश में क्राउन सिस्टम हुआ करता था, अब इंडिया में भी ब्रिटिश क्राउन रूल शामिल हो जाएगा। और जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ब्रिटिश की महारानी या महाराजा के अधीन आ जाएगा। तो इस कारण कहा जाता है कि जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रवैया बहुत सही नहीं था, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, उसको सही करने की कोशिश किया जाता है। और इसे बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म बोला जाता है या मैग्ना कार्टा ऑफ जो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया बोला जाता है कि ये मैग्ना कार्टा है, मतलब स्टार्टिंग सिस्टम है कि ये बहुत सारा चेंजिंग करके मतलब इस एक्ट में प्रोविज़न बनाया जाता है। और जो भी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसे क्वीन के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है। तो बोला जाता है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आने से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। उसके पहले सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता था, अब विकेंद्रीकरण होगा। अब लोगों को भी पार्टिसिपेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, क्राउन रूल होगा, इंडियन का भी पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है। तो इसी कारण इसे गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को बोला जाता है। अब जानते हैं कि फ्रेंड्स बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि 1857 में क्रांति होती है। क्रांति के बहुत सारे कारण होते हैं, उसके मैं 1857 का विद्रोह जो होगा उसका अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रोविज़न डिस्कस करूंगा, क्रांति के कारण क्या थे, रिजल्ट क्या हुए थे, ये सब चीज़ें मैं उसके। तो आप जैसा कि जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेस डेलहौजी की थ्योरी थी, लैप्स थ्योरी, उसके थ्रू बहुत सारे राज्य सेंट्रलाइजेशन माध्यम के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होते हैं, ब्रिटिश टेरिटरी में शामिल कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो हिंदू लॉ है, सती को ख़त्म किया जाता है, जो विडो रीमैरिज स्टार्ट किया जाता है, उससे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू होते हैं उनको बहुत धक्का लगता है। जो मुस्लिम लॉज होती है उसमें इंटरफेयर किया जाता है, कोडिफाई किया जाता है। तो इस तरह से उसको एक सेंटिमेंट ब्रेकडाउन होता है, जो पहले से हिंदू का जो रीति रिवाज चलता है उसमें इंटरफेयर किया जाता है। इसके तरह 1857 में एक युद्ध, सिपाही मंटनी एक युद्ध होता है, उसे फर्स्ट क्रांति। उसके बाद ब्रिटिश को एक ब्लो होता है, एक सेटबैक होता है, उनको एक इंडिया में टेरिटरी का धक्का लगता है कि हम कैसे इतना मेरे साथ इतना विरोध हो सकता है इंडिया में। उसके तहत ब्रिटिश क्राउन का रूल हाथ में आ जाता है, 1858 एक्ट पास होता है और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इस एक्ट में से ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसी को गुड गवर्नेंस एक्ट बोला। उसके प्रोविज़न डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। 1858 एक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती थी, उस सब चीज़ों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया जाए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा गवर्नर जनरल के अधीन, उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल जाएगा। और जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको वायसराय के पद पर डिजनेट किया जाता है। और जो ब्रिटिश का पावर जो लागू किया जाएगा, एक्सरसाइज किया जाएगा इंडिया में, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू लागू किया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैनले बनाते हैं, स्टैनले को बनाया जाता है प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और जो भी पावर होगा
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वो अब्सोल्यूट होगा, मतलब उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी, अनलिमिटेड होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का ब्यूरोक्रेटिक फर्म होगा, क्योंकि 1853 में एग्जामिनेशन सबके लिए स्टार्ट दिया जाता है, तो एक ब्यूरोक्रेट का इंडिया में भी सिलेक्शन होने लगता है। और ये जो कंपनी रूल होगा वो क्राउन रूल से रिप्लेस कर दिया जाए। रूल ऑफ कंपनी व जो कंपनी जो ख़त्म कर दी जाती थी उसको अब रूल ऑफ क्राउन इंडिया में बोला जा रहा है। महारानी का रूल और राजा का रूल यहाँ स्टेब्लिश हो जाता है। उसके असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेंबर होंगे उसमें 15 मेंबर का एक ग्रुप होगा, जिसमें 8 मेंबर क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और 7 मेंबर जो डायरेक्टर होंगे जो यहाँ कंपनी का, उसके थ्रू ही यहाँ इस मेंबर में शामिल किए जाएंगे। और जो सेक्रेटरी होंगे कंप्लीट अथॉरिटी होगी और उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा। और इस तरह से क्राउन का भी इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, उसी को क्राउन रूल बोला जाता है। और जो सेक्रेटरी ये सब सारी वर्क करेंगे ये वायसराय के थ्रू करेंगे, वायसराय का एजेंट के तौर पर बनाया है। और लॉर्ड कैनिंग को भी प्रथम वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, ये प्रथम वायसराय बनाया जाता है इसी 1858 के थ्रू। और जो भी वायसराय होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन हो, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और वायसराय होते हैं इंडिया का जो कार्यवालय कंपनी का, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको लोअर स्थान मतलब कम दिया जाता है, सेक्रेटरी का स्थान बड़ा कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और जो भी ट्रीटी और इंगेजमेंट होगा, जो भी कार्य होगा, संधि होगी किसी के साथ, कुछ व्यापार होगा, वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर होगा, महारानी या महाराजा के नाम पर ही होगा। और जो भी रिलीजियस के चलते ये युद्ध हुआ 1857 क्रांति, और जो लोगों का फेथ था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जो रेस का होता था, क्रीड का होता था, जो अपॉइंटमेंट में जो ऑफिस में क्राउन के ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट होती है उसके थ्रू डिफरेंशिएशन होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको इस एक्ट के द्वारा कंप्लीट ख़त्म कर दिया गया। अब फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम दिया जाएगा। और इसके थ्रू ही एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट किया गया। और जो सिविल, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का पावर होगा वो गवर्नर जनरल काउंसिल, इसके थ्रू वायसराय के काउंसिल में शामिल हो जाएगा। जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जाता है इसी एक्ट में के थ्रू बनाया जाता है। और जो काउंसिल का जो कार्यभार होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेक्रेटरी के थ्रू। सेक्रेटरी उस पर सुपरविजन करेंगे, ओवरव्यू कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग बनाया गया, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लिए गए। तो अब इनका कार्य सारा जो इंडिया कार्यवाला होगा उनके थ्रू, वायसराय के थ्रू ये देख लेंगे। तो अब कोई ज़रूरत नहीं है वायसराय का बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। इस तरह से इसके थ्रू इस 1858 एक्ट के थ्रू इसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद एक और एक्ट आता है जैसे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट बोला जाता है, बेनोवेलेंट डिस्पोटिज्म बोला जाता है, जो बहुत ही मतलब प्रिय एक्ट होता है। प्रिय इस तरह से सब प्रिय मतलब सभी को शामिल किया जाता है, क्योंकि इंडियन का भी पार्टिसिपेशन इसी एक्ट के थ्रू मिल जाती है और नॉन मेंबर काउंसिल में शामिल हो जाते हैं इंडिया के 3 मेंबर। तो आगे देखते हैं इसके एक्ट के प्रोविज़न क्या थे। कि इस एक्ट को बोला गया कि जो पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन होगा इंडियन का, मतलब पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की इंडियन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार को जो चलाने ब्रिटिश क्राउन हो उसमें इंडियन को भी पार्टिसिपेशन मिलने लगेगा। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट वाज मेड टू इंक्लूड इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने में इंडियन का भी पार्टिसिपेशन मिल जाता है। तो 1861 एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 5th मेंबर जो 4 मेंबर पहले से आते थे, लॉर्ड मैकले बनते थे, उसमें एक और मेंबर बना दिया जाता है गवर्नर जनरल, जैसे वायसराय काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसको बोला जाता है, उसमें फाइनेंस मेंबर के तौर पर 5th मेंबर का एडमिशन किया जाता है। वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे या लीगल नॉलेज होगा उनके पास। और फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन कब मिलता है, तो 1861 एक्ट के तहत मिलता है, जिसमें वायसराय के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, 3 मेंबर को शामिल किया जाता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल होते हैं उनमें 3 मेंबर राजा और बनारस, महाराजा और पटियाला, सर दिनकर राव को 3 इंडियन को चुन लिया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर में। याद रखिएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, इनको कोई ज़्यादा अधिकार नहीं दिया जाता है, बस एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल
इन स्टेब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंस, जो नियम का बनाने की काउंसिल होगी सेंटर में भी होगी, प्रोविंस में भी होगी। इस तरह से प्रोविंस को भी ज़्यादा ख्याल करने लगती है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। जो सेंट्रलाइजेशन 1853 तक चलती है उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। और जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कार्यशैली करेंगे, जो कार्य का निष्पादन करेंगे, उसमें 12 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, 6 से कम नहीं होंगे। और जो इंडियन होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, और जो हाई रैंक के होंगे, जो ऑफर किया जाएगा सीट, वो हाई रैंक के होंगे। और जो वो क्या करेंगे, जो भी लेजिस्लेशन में रूल बनाने में नियम होंगे उनमें उनको मदद करेंगे। और एक तरह से इसको कहा गया कि माइन्यूट एलिमेंट ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन वाज इंट्रोड्यूस इन, मतलब पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब इंडिया को दिखाने के लिए मतलब शामिल किया गया, लेकिन रियल में उसके काम कोई शक्ति थी नहीं। तो इस तरह से पॉपुलर पार्टिसिपेशन शब्द यूज किया गया। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, क्योंकि इसमें इंडियन को भी शामिल किया गया, तो उसको डायरेक्ट कंट्रोल कैसे कर दे दोगे इंडियन पर ही सब्जेक्ट पर कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और फाइनेंस। तो इस तरह से नो कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑन फाइनेंस पर, इस पर एक उनका कंट्रोल नहीं होता लेजिस्लेटिव काउंसिल का। जो वाइसराय हेड होंगे उन्हीं का कंट्रोल होगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही देखेंगे। और इसी में एक पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब विभाग का बंटवारा होता है। पोर्टफोलियो जैसे आज का मंत्रालय के डिवीजन होता है, उसी तरह पोर्टफोलियो सिस्टम भी लागू किया गया था, ये भी पूछा जाता है। और उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला पोर्टफोलियो सिस्टम का। जैसा कि मैंने बोला, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इससे स्टार्ट होता है, और इंडियन के जो लोगों का भी पार्टिसिपेशन लोकल तौर पर भी स्टार्ट हो जाता है। और जो बम्बे और मद्रास का प्रोविंसेस का जो लेजिस्लेटिव पावर डिप्राइव किया जाता है, उसको फिर से पुनः दे दिया जाता है, और वहाँ भी काउंसिल में अपना रूल रेगुलेशन पास कर सकते हैं। लेकिन वो जो रूल रेगुलेशन बनाएंगे प्रेसिडेंसी, उनको एक गवर्नर जनरल केसेंट लेना होगा, तभी रूल रेगुलेशन उस प्रेसिडेंसी प्रोविंसेज में पास कर सकते हैं। और गवर्नर जनरल को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया, कि वो बिना कंकरेंस के, बिना सहमति के ही, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति से भी अपना एक इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जो आज इशू करते हैं प्रेसिडेंट, जब दोनों शासन में जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के पावर इशू करने का पावर इसी एक्ट से प्रोविजन से लिया गया, जो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 6 मंथ तक वैलिड रहेगा, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको रेटिफाई किया जाता है उससे पहले, लैप्स नहीं तो लैप्स हो जाएगा। तो आज भी प्रोविज़न ऐसा ही है। गवर्नर जनरल का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट में इस्टेब्लिश किया गया, और एक पंजाब में भी 1886 और 1897 में। इस तरह से क्रमशः गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल इस प्रोविंसेज में भी, अलग प्रोविंसेज जो नॉर्थ वेस्ट बनाए गए, पंजाब बनाए गए, क्रिएट किया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ऐसे बंगाल से उड़ीसा को अलग किया गया, उस तरह से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट करने का पावर गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। और बाउंड्री का भी डिवीजन वही कर सकते थे। इस तरह से गवर्नर की डिवीजन बाउंड्री कर सकते थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अधिकार गवर्नर जनरल के वायसराय के हाथ में था, क्योंकि गवर्नर जनरल को ही 1858 के बाद वायसराय और गवर्नर जनरल भी बोला जाता था। और जो भी एक्ट होगा लेजिस्लेशन का, वही सेंटर और प्रोविंसेस दोनों में लागू होगा। तो इस तरह से एक ही एक्ट दोनों जगह लागू हो सकते हैं। फिर उसके बाद 1892 एक्ट बोला जाता है, कि 1892 में क्या होता है कि 1861 के बाद 85 में 92 आता है, तो 85 में INC का गठन होता है। तो INC के गठन होने के बाद इनकी कुछ डिमांड होती है, कुछ एक्सपेंशन बढ़ता है, क्योंकि ये भी डिमांड करते हैं कि हमें भी एक्सपेंशन करो भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल है उसको मेंबरशिप दिया कर। तो उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के डिमांड को ही फुलफिल किया जाता है 1892 एक्ट में। 1885 जो INC फॉर्म होता है उसकी कुछ डिमांड भी इस तरह से मानी जाने लगती है। और कांग्रेस जो रिफॉर्म आता है काउंसिल का 1892 में, इसको बोलती है ऑल रूट्स ऑफ ऑल अदर रिफॉर्म, जितने भी रिफॉर्म है इसका सबसे जड़ यही है। और उसके बाद जितने भी रिफॉर्म इसका जड़ सब यही है, मतलब यहीं से पूरी तरह से मतलब इंडियन का पार्टिसिपेशन मिलने लगता है। और इसमें पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन, जो ऐसे नॉमिनेशन होते थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, वो कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के
मतलब रिकमेंड करती थी जमींदार के एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी के जो सीनेट होते थे उनके मदद से एक गवर्नर जनरल काउंसिल में इनडायरेक्ट मेंबर का नॉमिनेशन होने लगा। पहले तीन मेंबर चुने जाते थे नॉन ऑफिशियल, इसमें अब मेंबरशिप भी चुने जाने लगी नॉमिनेशन के थ्रू। एक इलेक्शन का भी प्रोविजन इनडायरेक्ट इलेक्शन का होने लगा क्योंकि नॉमिनेशन के थ्रू जा रहा है। और नॉमिनेट करेंगे कौन? तो इंडिया के जमींदार करेंगे, क्योंकि उस तरह से जमींदार एसोसिएशन भी बन जाते हैं बंगाल में, और यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश कर दी जाती है, और प्रोविंसेज में भी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दी जाती है। और उसके बाद जो लेजिस्लेशन, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में होंगे मेंबरशिप नॉमिनेशन करके, उसमें भी नॉमिनेशन कौन करेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेंगे, जिला का जो बोर्ड होगी, प्रोविंसेज जो क्रिएट किया गया, जितने प्रोविंसेज थे वो भी तो उनको लेजिस्लेटिव करना था, उनको भी लॉ बनाना था, तो उनका भी वहाँ पर नॉमिनेशन। इस तरह से इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है। और जो एडिशनल मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका भी इस एक्ट के द्वारा इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, और मिनिमम जो होंगे 10 बनाए जाएंगे। जो पहले 6 हुआ करते थे अब 10 होंगे, और जो मैक्सिमम होंगे 12 हुआ करते थे, 8 हुआ करते थे, अब 12 होंगे। पहले 12 हुआ करते थे, अब 20 होंगे। पहले 8 हुआ करते थे, तो मिनिमम 10 होंगे। तो इस तरह से नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी सीट बढ़ाया जाने लगा इस एक्ट के थ्रू। और प्रोविंशियल में जो काउंसिल में होंगे उनमें भी कहा गया कि 8 फिक्स होंगे, मैक्सिमम 20 मेंबर से 10 नॉन ऑफिशियल के तौर पर मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं उसमें बनाए जा सकते हैं। इस तरह से देखेंगे प्रोविंसेज में भी मेंबरशिप इंडिया को मिलने लगा, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी इंडिया को मेंबरशिप मिलने लगा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसमें मेंबरशिप तो बढ़ाया जाने लगा, क्योंकि 20 मिल गया अधिकतम। पहले 12 हुआ करते थे, इस तरह से 15 हुआ करते थे। इस तरह से मैक्सिमम मेंबर का मतलब इंडियन को शामिल करने जाने लगा इस एक्ट के द्वारा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास था उसको अब डिस्कशन का भी पावर दे दिया गया बजट का, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो पहले कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो लॉर्ड बोले, जो गवर्नर जनरल वायसराय बोलते थे वही नियम पास होता था, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब इनके पास वोट नहीं होगा। जो क्वेश्चन तो एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं कि आपने कैसे रूल बनाया, कैसे प्रोविजन हो गया, क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, इस पर तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। बजट का प्रावधान सही नहीं है, उसमें रिफॉर्म ला सकते थे अपना वोट, लेकिन उनको बोलकर, लेकिन वोट देने का अधिकार अभी नहीं मिलता है। आप देखेंगे धीरे धीरे एक्ट 1919 में वोट तथा 1935 में सारा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का अधिकार से लेकर क्वेश्चन पूछने से लेकर सारा चीज़ उस सब एक्ट में मिल जाता है। तो एक तरह से कहा जाता है 1892 का एक्ट ऑल द रूट ऑफ ऑल द अदर रिफॉर्म, जितने भी रिफॉर्म हुए ये सबका रूट ये 1892 एक्ट है। और इसमें ही एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का एक ग्रेजुअल इस्टेब्लिशन का शुरुआत 1861 के बाद जो 3 मेंबर नॉन मेंबर, इस तरह से कहा जाता है। 92 में एक इस्टेब्लिशमेंट होता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट सिस्टम का। जैसे देखेंगे बिल में इंडियन को भी शामिल कर लिया जाता है, उनके भी नियम, उनके भी मतलब विचार शामिल किए जाते हैं, वो बजट पर डिस्कस करते हैं, अपने राय देते हैं, बट उनके पास केवल वीटो वोट नहीं होता। और इस तरह से वो गवर्नर काउंसिल के जो अधिकार क्षेत्र है उसका सुप्रीम होता है। ये किसी मेंबर का अपना अधिकार क्षेत्र में जो आता है वही बोलते हैं, ज़्यादातर पावर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर चुनते हैं और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। कि मतलब जो हाई रैंक पर हो या जो अच्छे आदमी होते हैं, क्योंकि जमींदार एसोसिएशन उन्हीं को चुनेंगे जो उधर उस समय बहुत शिक्षित और बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि जो 1892 एक्ट है वो एक तरह से पहली बार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ग्रेजुअल इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के थ्रू हो जाता है। और इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 1858 से 1892 का एक्ट डिस्कस किया। आगे के एक मैंने जो 3 एक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं 1909, 1919 और 1935 एक्ट, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।